नमस्कार, विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सहर्ष स्वागत है। मराठी राज्यभाषा दिवस की आपको सभी को मनपूर्वक शुभकामना। मान्यवर साहित्य एवं शिक्षा में पद्म अलंकरण से सम्मानित कुमार केतकर जी, जो राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, उनका साक्षात्कार आज के दिन चित्रित कर आपके समक्ष हम रख रहे। मान्यवर साहित्य क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने वाले ऋषितुल्य कुमार केतकर जी के चित्रफित से आपको एक नव ऊर्जा एवं नव प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद मान्यवर, विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सहर्ष स्वागत है। मान्यवर, पुणे में आपका 1946 7 जनवरी को आपका जन्म हुआ था और महाराष्ट्र के एक आप ऐसे शहर से आते हो जिसमें हर एक व्यक्ति साहित्यिक पैदा होता है, और आज हमारे सामने एक ऐसा साहित्यिक है जिसने पूरे विश्व पे एक अपना राज किया है। हमारे दर्शक आपसे अपने बचपन के बारे में और आपके युवा में जानना चाहेंगे। वैसे ये तो अतिशयोक्ति होगी वैसे कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। मेरा जन्म पुणे में हुआ, लेकिन ये भी सच नहीं कि पुणे में जो है वो स्वाभाविक रीत्या साहित्यिक बन जाते हैं या साहित्य की तरफ जाते हैं, ये भी इतना सच नहीं है। फिर भी मैं इतना जरूर कह सकूँगा कि पुणे का जो वातावरण है, वैचारिक वातावरण जो है, बौद्धिक वातावरण है, वो साहित्य कला के लिए बहुत पोषक है। हाँ। आज भी आप देखोगे तो कोई भी कला हो, उसको पुणे में जितना सपोर्ट मिलता है, पुणे में जितना उसका प्रोत्साहन मिलता है, वैसा आपको दूसरी कहाँ नहीं मिलेगा। एक बात तो आराम से समझ सकते हैं, पुणे जब था स्कूल में, तब पूरी तरह मराठी ही था। वातावरण पूरा मराठी था। मुंबई ऐसा नहीं है। मुंबई में जब स्कूल में आया पुणे से, तब यहाँ का वातावरण है, ये बहुभाषिक है, बहुसांस्कृतिक है, बहुजातीय, बहुधार्मिक है। और पुणे में मेरे स्कूल में सब मराठी ही लड़के लड़कियाँ थी, और वो भी पुणे में जहाँ मैं पढ़ता था भव्य स्कूल में, उसमें ज़्यादातर वो ब्राह्मण थी। और मतलब ब्राह्मण संस्कार ऐसा कोई नहीं, लेकिन जिस पेट में मैं रहता था, सदाशिव पेट, वो ज़्यादातर ब्राह्मण लोगों की थी। लेकिन मुझे एक फायदा हुआ कि मेरे जो मामा थे वो कीर्तनकार थे, और उनको राष्ट्रीय कीर्तनकार का किताब दिया गया था। और वो इसके वजह, राष्ट्रीय कीर्तनकार होने के वजह, वो गांधी जी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर कीर्तन भी करते थे, सिर्फ भगवान के नहीं, सिर्फ राम और कृष्ण के नहीं। तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर जो संस्कार है वो धार्मिक नहीं है और ब्राह्मणिक भी नहीं है, वो सेक्युलर है। इसका और एक उदाहरण, पुरावा कह सकता हूँ कि मेरी माँ ने तभी, मतलब 1940, मेरा जन्म 46 का है, वो 48 में भी नौकरी करती थी इंश्योरेंस कंपनी में, वो भी क्लार्क, टाइपिस्ट क्लार्क। ओके, तब कोई भी ऐसी लेडी नौकरी में होना इतना प्रशस्त नहीं माना जाता था, लेकिन वो करती थी। और उसको भी मामा के इन्फ्लुएंस से हारमोनियम, तबला, फ्लूट वगैरह आते थे। तब मैं कह सकता हूँ कि जो रसिकता आई, साहित्य रसिकता मुझ में, वो माँ की तरफ से आई और मेरे अंकल के, मामा की तरफ से आई, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ। और दोनों पुणे में थे, और इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि पुणे का संस्कार मेरे ऊपर उस जमाने का, जब मैं स्कूल में था, तब का है। मैं भावी स्कूल में था। ये आपका पूरा नाम, यानी बहुत ज़्यादा लोग, दर्शक आपका कुमार केतकर जानते होंगे, लेकिन इनका पूरा नाम केशव कुमार चंद्रकांत केतकर है। वैसे भी केशव कुमार नहीं है, केशव चिंतामण केतकर। चिंतामण मेरे पिताजी का नाम, केतकर सर ने, और केशव मुझे रखा गया था नेम। लेकिन बाद में सब मुझे कहते थे, तब स्कूल के जाने में पहले, बचपन से मुझे कुमार कुमार कह के पुकारते थे। इसके लिए वो केशव कुमार हो गया। केशव कुमार, नहीं तो केशव कुमार ये नाम नहीं है, केशव ही नाम है, और कुमार यही बचपन से मैं पहचाना जाता हूँ। लेकिन क्या हो गया कि
वो सर्टिफिकेट केशव और या बाद में केशव कुमार होने की वजह मेरा अमेरिकन वीसा और पासपोर्ट इसके ऊपर भी केशव कुमार आ केशव गया, कुमार। और बाद में वो भी बदल के उन्होंने केशव आलयस कुमार कर दिया। तो ऐसी गड़बड़ थोड़ी हुई, लेकिन मेरा नाम केशव है और कुमार ही मेरा नाम है। मुझे केशव करके कोई पुकारेगा तो मैं देखूंगा ये कौन आया है। और जैसे आपने बोला आपके पूज्य माता जी के बारे में, तो 1946 के पहले वो जॉब करती थी, यानी अंग्रेजों के शासन में। तो ये एक बहुत बड़ा हम बोलते हैं ना कि प्रगत विचार है। अंग्रेजों के शासन में नहीं, अंग्रेजों के शासन में, लेकिन 1942 के बाद, 42 के बाद। तो वो एक बहुत ही प्रगत था, क्योंकि तब भी स्त्रियां घूंघट में थी, यहाँ पे था, यानी एक बहुत ही हम बोलते हैं। और जिस पेट में आप रहते थे, पेट संस्कृति, सदाशिव पेट संस्कृति यहाँ पे, तो स्त्रियों को बाहर निकालने के लिए भी तब परमिशन। हाँ, बराबर। आपकी माता जी का पूरा नाम और मामा जी का नाम हमारे दर्शक। विजया केतकर, उसका माहिर का नाम यशोदा था, शादी के बाद विजया था। ओके। और वो इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करती थी, और घर में कंडीशन कोई अच्छी नहीं थी। मैं, मेरे 2 बहने और वो, हम सब एक ही रूम में रहते थे, मतलब 1 BHK भी नहीं, एक ही रूम, ओनली रूम। उसका बाथरूम भी वही रूम के अंदर था, और पब्लिक टॉयलेट था, पब्लिक मतलब चाल का टॉयलेट था, वो चाल में रहते थे हम। और ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ कि आज के हिसाब से मैं कोई मिडिल क्लास में था। मुझे स्कूल में भी नादारी थी। नादारी का मतलब फ्री स्कूलिंग होता है इनकम के अनुसार। तो मेरा इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता था मुझे, और वो सर्टिफिकेट नहीं दिया स्कूल में टाइम पे, तो मुझे स्कूल में एडमिशन नहीं थी। तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि एकदम खाने की भ्रांत थी, पॉवर्टी ऐसे नहीं थी, लेकिन सर्टनली इट वाज पुअर कंडीशन। एक्चुअली अगर हम देखें तो पेट, सदाशिव पेट या ऐसा एक एरिया ऐसा है कि जो गर्भ श्रीमंत कहा जाता है, कि वो बंगलों का सिस्टम नहीं, सदाशिव पेट में गर्भ श्रीमंत कोई इतना नहीं था। नहीं, है ही नहीं। सदाशिव पेट पूरा लोअर मिडिल क्लास था। लोअर मिडिल क्लास, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण थे, लेकिन हाँ, सब ब्राह्मण, लोअर मिडिल क्लास था। बंगलों में तो कोई नहीं। बंगले वाले जो होते थे वो उधर दूर थे, प्रभात रोड, डेक्कन जिमखाना। हाँ, डेक्कन जिमखाना, सॉरी, लक्ष्मी रोड, सदाशिव पेट में कोई बंगले वाले नहीं थे। वो सब एक रूम में रहने वाले, 1 रूम 2 रूम, चाल में रहने वाले। चाल सिस्टम, जो गिरगांव की चाल सिस्टम, वैसे ही गिरगांव का पैटर्न ही वही था। और जैसे आपने कहा कि कला में आपका काफ़ी घर में एक योगदान रहा, तो इसका कुछ फायदा या इसका कुछ परिणाम आपके जो मुंबई में आके जो आपने ये पढ़ाई शुरू की अपना विश्वविद्यालय में, तो उसमें कुछ प्रभाव रहा? नहीं, मैंने कोई थिएटर में वगैरह काम नहीं किया है, लेकिन जिसको ये कहते हैं कलासक्त होना, हाँ, मतलब कला की तरफ एक आकर्षण होना, ये मुझे वहीं से आ गया। और इसके लिए मुझे कला और साहित्य साथ साथ ही जाते हैं, तो इसके लिए मुझे साहित्य में भी रुचि हुई। और जब मैं स्कूल में था, तब स्कूल का नया ग्रंथालय बन रहा था, तब उसके ग्रंथालय के पूरी अरेंजमेंट करना, ग्रंथालय का काम करना, ये मैं बहुत खुशी से करता था। और वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते मैं साहित्य में घुस गया। आपके साहित्य क्षेत्र के योगदान में हम आएंगे, लेकिन ये एक है कि जैसे कोई भी गाना या कोई भी गीत सप्तसुर में होना चाहिए, उसको हर एक तालबद्ध होना चाहिए, वैसे आपका साहित्य में हर एक आर्टिकल, हर एक लेख आपका बहुत सुरों में रहता है बहुत। तो मुझे लगता है ये भी एक योगदान होगा उसमें। जरूर, क्योंकि जैसा संगीत में होता है एक ध्रुपद होता है, फिर उसका उसी तरह कोई भी आर्टिकल हो या कोई भी नॉवेल हो या कोई भी स्टोरी हो, उसका भी एक आशय रहता है, उसमें भी एक आलाप रहता है, उसका भी एक ध्रुपद रहता है, उसका भी एक लास्ट एंड होता है, उसका भी एक भैरवी होता है। तो ये साहित्य के, संगीत के जो नियम है या संगीत के जो संस्कार है, वो साहित्य में भी है। और सबसे अच्छे साहित्य माने जाते हैं, उसमें ये सीक्वेंस बराबर होता है। जैसे आपने भोपाई बोला या भैरवी बोला, ये जो है, तो आपका
जो भी लिखाण है, आपका जो लेखनी से जो भी आज साहित्य हमारे दर्शकों के सामने है, वो एक सूत्रबद्ध, स्पष्ट, स्थिरता और वाचक को कुछ देने वाला है। ये एक है। हम आपके साहित्य योगदान में और ज़्यादा विचार से बात करेंगे, लेकिन एक आपकी माँ से आपने शुरुआत की थी। हम माँ की हाथ की बनाई हुई कुछ चीज़ कि जो आज भी आपको याद आती है। वैसे बहुत है, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी सुगरण थी, लेकिन मैं बाय डेफिनेशन वेजिटेरियन हूँ। Okay. ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण होने से वेजिटेरियन हूँ। हाँ, वैसा मैं अमेरिका में, जर्मनी में, रशिया में गया था तब नॉनवेज खाए हो, लेकिन चॉइस में मैं पूरा शाकाहारी हूँ। और माँ तो पूरी तरह शाकाहारी थी, मेरे मामा भी शाकाहारी थे। तो वो जो शाकाहारी पदार्थ बनाती थी, जैसे कि स्वीट में कहोगे तो पूरन पोड़ी, हाँ, और नॉर्मल ब्रेकफास्ट के लिए होगे तो उपमा या पोहे, पोहे। उसके हाथ में ही गुण था, उसके हाथ में ही टेस्ट थी, और वो करती थी बराबर, बहुत बढ़िया करती थी। तो याद है मुझे इस चीज़ों के उनके। और वो पूरन पोली हो या मोदक हो, जो महाराष्ट्रियन एक हमारे हाँ, टिपिकल हाँ। घर में बनता है, हर एक घर में, उसके लिए कोई जाति धर्म नहीं लगता। नहीं, महाराष्ट्र जाति में धर्म यानी नहीं, हाँ। उपमा पोहे सुबह 8 बजे, और जो भी त्योहार हो तो वो पूरन पोली। हाँ, वो भी पूरन पोली ऐसे ना कि पूरा कर्ड जो है वहां हाँ। तक वो पूरन आना चाहिए। या आजकल बहुत मुश्किल हाँ, रहता है मुश्किल है। वो। पूरन पोड़ी अच्छी तरह मुझे नहीं लगता है कोई भी रेस्टोरेंट में अच्छी पूरन पोड़ी मिलती है, जैसे कि मेरी माँ की कंपैरिजन में। हाँ, वैसी पूरन पोड़ी तो बहुत कम जगह मिलती है, कि जो उसका जो पूरन पोड़ी का जो माहौल है, हाँ, वो पूरे पोड़ी में होता है, हाँ, देखने में और खाने खाने में, में। और उसको तोड़ने में भी हाँ, 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 वो एक नजाकत होती है। नजाकत। लास्ट सेकंड हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत आहे की पुरणपोळीचं कड सुद्धा पूर्णाने भरलेली करेक्ट, असावी, करेक्ट, करेक्ट। कोई वैसे भी ही उधर कड़क नहीं होता है वो। कडक नाही होत आणि ती खावी फक्त तुपाशी। यस, ओनली। कोई कोई लोग दूध से खाते हैं, लेकिन मैं हाँ। प्रेफरेंस मेरा दूध। वो फर्स्ट प्रेफरेंस ये घी रहता है। तो जैसे आपने अभी ये एक खाद्य हमने भ्रमंती की थी, क्योंकि हर एक का एक वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है जिंदगी का। मुंबई में जब आप आए, तो मुंबई में ये जो एक आपका कॉलेज विश्व था, उसके साथ ही आपका साहित्य जीवन कैसे शुरू हुआ फिर? नहीं, कॉलेज में मेरा साहित्य जीवन नहीं था। हम्म, एक्चुअली स्कूल में ही साहित्य जीवन शुरू होगा, मैं कह सकता हूँ। मेरे एक शिक्षक थे, वो जो थे भाऊ फाटक उनका नाम है। वो साहित्य में और राजनीति में बहुत रस लेते थे। साहित्य में उनका बहुत योगदान था। उन्होंने ही मुझे लाइब्रेरी का काम करने के लिए बताया, और वो हमेशा बताते थे कि ये पुस्तक, ये ऑथर, और वो कोई आइडियोलॉजी से पुस्तक नहीं बताते थे। जैसे कि मराठी में गंगाधर गाडगीळ हो, श्रीनाथ पेंडसे हो, गोनी दांडेकर हो, ये सब लोग, आचार्य अत्रे हो, पुएल देशपांडे हो, इन सब लोगों के लेख या नाटक या जो कुछ है वो मैंने तब से पढ़ा है। तो नेचुरली वो साहित्य की तरफ जब आप जाते हैं, तब भाषा भी बन जाती है। भाषा ये साहित्य का आत्मा ही है। कथा अच्छी हो, लेकिन भाषा खराब हो तो उसका परिणाम ही नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनके दिल में कथा बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो जब प्रेजेंट करते हैं, तब वो भाषा जो है वो उतनी नजाकत होनी चाहिए, वो भाषा में इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि आप वो कथा को, वो जो पढ़ रहा है वो पाठक, वो कथा के साथ वही एटमॉस्फेयर में जा सकता है। तो ये सब मैंने भाऊ फाटक और उन्होंने जो पुस्तक मुझे पढ़ाए, उससे मैं सीखा। और बाद में मैं, एक हमारा माजी विद्यार्थी संघ था, वो माजी विद्यार्थी संघ के अंदर हम साहित्यिक प्रोग्राम करते थे, तो लेखकों को बुलाते थे और उनकी लेक्चर्स होती थी। ऐसा संस्कार बढ़ गया। तब मुझे कुछ साहित्य लिखना है या पत्रकार बनना है, ये मुझे सोचता भी नहीं था। ऐसा कोई एम्बिशन नहीं था, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। तब सिर्फ एक रिस्पेक्ट था साहित्य के लिए। लेकिन आपने जैसे बोला कि एक मराठी वातावरण में आप पूना में थे और फिर मुंबई में आए, तो बहुभाषिक वो स्थलांतरित आपका हुआ। मैंने बोला था शुरुआत में कि एक वैश्विक आपको पहचान दिलाने वाला एक योगदान है, यानी आपका
एक ऐसे वृत्तपत्र समूह में है काम करना कि जहाँ पे मराठी व्यक्ति, मराठी भाषिक सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें अंग्रेजी का प्रभुत्व होना चाहिए, और वो प्रभुत्व शायद अपने माँ बाप से ही आ जाए, यानी कॉन्वेंट के ही बच्चों को आ जाए। ऐसे न्यूज़पेपर में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो योगदान है आपका, कि मराठी और मराठी व्यक्ति होने के बावजूद आपने अंग्रेजी में ये एक राज किया। आपके अंग्रेजी के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए लोगों को वक्त लेके वो लोग पढ़ते थे। आज भी वो दौर मुझे याद है। तो क्या दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे एक तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा शिक्षण जो है वो पूरा, मेरी शिक्षा मराठी में हुई है, मराठी माध्यम में हुई है। और मैं कोई अकेला नहीं था, लेकिन आपने जो ये कहा ये सच है कि अंग्रेजी पत्रकारिता में मराठी लोग बहुत कम थे। अभी मैं आपको कह सकता हूँ, अरुण साधु जो थे, बहुत बड़े लेखक हैं, वो भी मराठी में सीखे। और वो तो गांव में, मैं तो कम से कम पूना में था, वो तो विदर्भ के गांव में मराठी में पढ़े हैं। लेकिन वो अंग्रेजी के एकदम बड़े साहित्यिक भी थे, और उनके अंग्रेजी में भी आर्टिकल्स और स्टोरीज वगैरह है, और नॉवेल्स है, और पत्रकारिता भी है। मैं हूँ, अरुण साधु है, विद्याधर दाते हैं, ऐसे बहुत लोग, लेकिन कम नंबर में, बहुत कम। लेकिन ऐसे लोग थे कि जो मराठी में पढ़ के भी अंग्रेजी पत्रकारिता करते थे, और अच्छी तरह अंग्रेजी पत्रकारिता करते थे। तो मुझे लगता है कि उसमें एक विनोबा भावे ने बहुत अच्छा कहा है कि जब आपकी मातृभाषा अच्छी तरह आएगी आपको, तो आप फॉरेन लैंग्वेज या अंग्रेजी और कोई भी भाषा बराबर ही कहेंगे, क्योंकि मातृभाषा का जो स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर, वो आपको बराबर होगा, तो आप अंग्रेजी में भी अच्छे लिखोगे। मराठी में नहीं अच्छे लिखते हैं तो अंग्रेजी में नहीं लिखोगे, क्योंकि भाषा का जो प्रेजेंटेशन है, भाषा का जो स्ट्रक्चर है, वो आपके दिल में करेक्ट होना चाहिए। आपको क्या कहना है और किस तरह से कहना है, ये क्लियर होगा आपके दिल में, तो अंग्रेजी में भी हो सकता है। तो मुझे लगता है वही मेरे माँ का, बाद में मेरे गुरु का, और ये सब योगदान रहा है। आपका जो एक पर्व है, वो पर्व में अग्रलेख को आपने ऊंचाई पे रखा, हिमालय के ऊंचाई पे आप लेके गए, लेकिन वो अग्रलेख का पहला महीना, दूसरा महीना, और जैसे भैरव्य आप बोलते थे, ये तीनों महीने व्यक्ति को विश्लेषण करने के लिए मजबूर करते थे, कि और वो भी कम शब्दों में। मुझे लगता है आजकल न्यूज़पेपर पहले पन्ने पे ही और लास्ट पन्ने पे मुझे लगता है क्रीड़ा विश्व रहता है, लेकिन ये जो चौथे, या मुझे लगता है चौथे पन्ने पे वो आता था पूर्ण, वो पहले पढ़ते थे, बाद में बाकी के पेजेस। तो वो जो अग्रलेख है अत्यंत कम शब्दों में, वो कैसे आप ये करते? नहीं, अत्यंत कम शब्दों में मतलब एक अग्रलेख 900 या 1000 शब्दों का होता था। अभी क्या है, अग्रलेख के सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं आजू बाजू में, इतनी घटनाएं होती है दुनिया में, तो अग्रलेख के विषय बहुत होते हैं। आपको ये सोचना है कि कौन से विषय पे अपना जो पाठक है वो आपके पास आएगा, वो कैसे आएगा, कौन से सब्जेक्ट पे, वो सोच के उसको आप क्या बताना चाहते हैं, ये भी आपके दिल में क्लियर चाहिए। मतलब विषय भी बराबर चूज करना चाहिए, और उसको क्या बताना है ये भी दिल में वेरी क्लियर चाहिए। और जब वो क्लियर हो जाएगा, तो अग्रलेख का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो स्टार्ट। अग्रलेख का स्टार्ट, पहला पैराग्राफ जो है, वो आप आकर्षक नहीं करोगे, वाचक को ड्रॉ नहीं करोगे, पाठक को, तो वो आगे नहीं जाएगा। पहले पैराग्राफ में ही वो अटक जाना चाहिए उधर, कि ये मुझे आगे पढ़ना चाहिए। तो ये भाग, पहला भाग हुआ। दूसरा भाग जो है वो विषय का एक्सपांशन, विषय को बढ़ाना, उसमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए और एनालिसिस भी चाहिए। और इंफॉर्मेशन अलग, एनालिसिस अलग, ऐसा नहीं, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एनालिसिस आना चाहिए। और जब कंक्लूजन आता है, तब ये पूरा जो ऊपर लिखा हुआ है उसका एक कंक्लूजन थोड़े ही शब्दों में एक पैराग्राफ के अंदर आना चाहिए। ये उसका स्ट्रक्चर है।
मतितार, ये उसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहेगा तो पढ़ने लायक नहीं होता है, पीपल छोड़ देंगे। अगर एक पढ़ते पढ़ते हाँ ठीक है समझ गया, छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए। वो जब शुरू करेगा तब आखिर तक पढ़ना चाहिए। ये डिसिप्लिन जिसको हम कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है। अग्रलेख ये इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन का भाग है। वो डिसिप्लिन में सब्जेक्ट, स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अग्रलेख ये बराबर होना चाहिए। और वही, और मैंने वो कहाँ से सीखा, तो मैंने वो अंग्रेजी से ही सीखा। श्यामलाल नाम के जो संपादक थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, गिरिलाल जैन थे, ये जो संपादक थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, इन लोगों से मैंने ये स्ट्रक्चर सुना, देखा कि किस तरह वो लिखते हैं। क्योंकि मैं उनका आर्टिकल होगा तो पढ़ूंगा ही, पहले मैं पेपर पढ़ने के पहले, मतलब हेडलाइन पढ़ने के पहले उनका एडिटोरियल पढ़ता था, तो उनसे मैंने वो डिसिप्लिन लिया है। आपने जैसे कहा कि डिसिप्लिन, और ये तीनों आपने बोला कि ये अग्रलेख के लिए आवश्यक है। एक बहुत ही संवेदनशील प्रश्न, अग्रलेख न्यूट्रल होने के लिए वो लेखक को क्या गुणवत्ता होनी चाहिए? क्या अग्रलेख कभी भी न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। अग्रलेख हमेशा पोजीशन देनी चाहिए। अग्रलेख में न्यूज शुड बी न्यूट्रल। जो न्यूज है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, उसमें कोई बायस नहीं होना चाहिए। अग्रलेख जो है वो भूमिका है। अग्रलेख में भूमिका आती है, तो भूमिका के लिए आपको दृष्टिकोण चाहिए। न्यूज के लिए सिर्फ दृष्टिकोण बस है। अग्रलेख के लिए भूमिका चाहिए, भूमिका, पोजीशन चाहिए, आपका व्यू पॉइंट चाहिए। क्या आपको लोगों ने वो न्यूज से क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, वो आपको बताना है। नहीं तो न्यूज तो सब जगह है। फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, वॉर हो गया, रायट हो गया, महंगाई आ गई, महंगाई, जो कुछ है वो सच है, वो न्यूज है। उसमें कोई न्यूट्रलिटी नहीं होता है, वो न्यूट्रल ही होता है। लेकिन महंगाई क्यों हुई, वॉर क्यों हुआ, ये ड्राउट या फैमिन या फ्लड क्यों हुआ, ये मैनमेड है या नेचर मेड है, उसका अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक, इकोनॉमिक, सोशल सब देके वो अग्रलेख में आना चाहिए। वो न्यूज में नहीं आता है, वो न्यूज में नहीं, वो अग्रलेख में आता है। तो इसके लिए आपको नॉलेज, भूमिका, आपकी पोजीशन, ये सब अग्रलेख में आता है, वो न्यूज में नहीं आता है। यानी जैसे हम बोलते हैं कि पानीपत की बखर वो न्यूट्रल थी, हाँ, वो युद्ध का वर्णन था, और युद्ध की हार की मीमांसा करने वाले जो रहते थे वो अग्रलेख था। ओके मान्य, और जैसे आपने अग्रलेख बहुत सुंदर तरीके से वास्तववादी विचारों से हमें अवगत किया। पुस्तक लिखने के लिए बहुत ही परिश्रम होते हैं। पुस्तक लिखने के लिए लेखक के पास क्या खुद की उपलब्धि होनी चाहिए? होनी ही चाहिए। पुस्तक लिखने के लिए अगेन जैसा अग्रलेख में है वैसा एक दृष्टिकोण चाहिए। उसका कंटेंट जो है, पुस्तक का कंटेंट, समझो कि आप इमेजिनेशन से लिख रहे हो, नॉवेल या कथा लिख रहे हो, तो आपकी कथा में एक पूरा जो बीज कहते हैं कथा का, वो एक्सपांड होना चाहिए। कथा का बीज तो होता है, छोटा बीज होता है, लेकिन वो एक्सपांड होकर कथा होती है। जब वो उससे भी बड़ा हो जाता है तब उसकी कादम्बरी हो जाती है, उपन्यास हो जाता है। और जो उपन्यास हो जाता है तब उपन्यास में बहुत सारी कैरेक्टर्स आती है, तो कैरेक्टर्स का साइको एनालिसिस होना चाहिए। ये सब उपन्यास में, कथा में होता रहता है। और वो नहीं होगा दिल में, आपको कैरेक्टर का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होगा, तो उपन्यास भी नहीं बनेगा, कथा भी नहीं बनेगी। कथा के लिए सोशल पर्सपेक्टिव, सोशल बैकग्राउंड एंड साइको एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स, ये होने की बहुत जरूरत है साहित्य में। और जो दूसरे बुक होते हैं, मतलब नॉन फिक्शन, जो नॉन फिक्शन होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन बेस है। इंफॉर्मेशन के बाद वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिलेट करना अपने लाइफ में और दुनिया में, पर्पस क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड।
दुनिया में जो कुछ हो रहा है हाँ। वो समझने के लिए नॉन फिक्शन बुक आता है, वो इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिक्स हो या ज्योग्राफी हो। जो हो रहा है उसके बारे में क्यों हो रहा है दुनिया समझ में आनी चाहिए। नॉवेल और उसमें अंदर आपका एटमॉस्फेयर, आपकी कैरेक्टर्स और जो वातावरण है वो आना चाहिए, ऐसा फर्क है। और जब न्यूज़पेपर टाइप आर्टिकल होते हैं तो उसमें मैंने कहा कि जिस तरह घटना तो आजू बाजू में होती है, बहुत होती है, उसमें का कोई भी घटना एक पिकअप करके जिस घटना का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा उसके ऊपर लिखना चाहिए। कि जैसा अभी इजराइल गाजा के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है, तो ये तो न्यूज हो गया, गाजा में इतने लोग मर गए, गाजा में इतना बॉम्बिंग हुआ, इजराइल ने किया, मरने वाले पैलेस्टीन थे। अग्रलेख होगा तो उसको कहेगा कि इसमें क्या गलत है, क्या क्यों ऐसा नरसंहार हो रहा है, ये स्पष्ट भूमिका होनी चाहिए। तो वो अग्रलेख का बात है। जब आप इजराइल और गाजा के बारे में बुक लिखोगे तो आपको इजराइल की और गाजा पैलेस्टीन की हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कल्चर, ज्योग्राफी ये सब मालूम होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग पैटर्न है, पूरा अभ्यास होना चाहिए। हाँ। मान्यवर, हम आपके एक सर्वोच्च नागरिक राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में लोगों को अवगत कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रैपिड फायर जो हमारे यहाँ पे नहीं रहता, लेकिन एक रैपिड फायर है। मुंबई या पुणे, कहाँ पे आप बसना चाहो? मुंबई हमेशा। ओके। कौन सा साहित्य प्रकार आपको, न्यूज़पेपर से कौन सा डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है? अग्रलेख या न्यूज़ लिखना? अग्रलेख। कौन सा साहित्य प्रकार आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? प्रवास वर्णन या व्यक्ति विशेष या जो भी आर्टिकल्स आते हैं उनके ऊपर एक? बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। ओके। आप विश्व में बहुत सारे देशों में आपने मार्गस्थ हैं। कौन सा ऐसा देश है कि जहाँ पे हमारे महाराष्ट्रियन और राष्ट्रियन लोगों को जरूर एक बार देखना चाहिए? मुझे लगता है न्यूयॉर्क, ये सबसे अच्छा शहर है क्योंकि वो सेक्युलर है, कॉस्मोपॉलिटन है, महाराष्ट्रियन लोगों को भी अच्छा है। और न्यूयॉर्क और अमेरिका अलग अलग है, मतलब न्यूयॉर्क कोई अमेरिका का कैपिटल भी नहीं है, अमेरिका का कैपिटल वॉशिंगटन है, लेकिन न्यूयॉर्क जो शहर है वो एक्चुअली एक अलग देश जैसा ही है। अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क एक पूरा कल्चर अलग है न्यूयॉर्क का। मान्यवर, आप भारत गणतंत्र के सबसे अपर हाउस, एक हम बोलते हैं कि सर्वोच्च सभा, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हो। वो एक चैप्टर तो हमारे दर्शकों के लिए एक अलग ही बनेगा, लेकिन आपके पुरस्कारों की तरफ हम आते हैं कि आपको महाराष्ट्र सरकार का, मुझे 3 पुरस्कारों से आपके बारे में जानकारी चाहिए थी। एक सी.डी. देशमुख पुरस्कार, क्योंकि आपके पापा का नाम भी चिंतामणि था और सी.डी. देशमुख यानी पहले अर्थ मंत्री जी के व्यक्तित्व के ऊपर तो वो सम्मान था। दूसरा, जो आप सदाशिवपेट में रहते, लोकमान्य तिलक जी के राज्य स्तरीय शासन का पुरस्कार, महाराष्ट्र राज्य शासन का पुरस्कार, ये 2 पुरस्कारों के बारे में हमें अवगत कीजिए। सी.डी. देशमुख पुरस्कार जो है मुझे यहाँ मिला महाराष्ट्र में, वो एक अमेरिका की फाउंडेशन थी उनकी तरफ से मिला, महाराष्ट्र फाउंडेशन नहीं, ये अलग थी। वो 1996 में मिला। 2001 में मुझे पद्मश्री मिली और 2010 में मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र भूषण मिला और 2012 या 13 में महाराष्ट्र फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला, जीवन गौरव पुरस्कार। हाँ, तो ऐसे वो सीक्वेंस में है। पहला जो था वो सी.डी. देशमुख अवार्ड। सी.डी. देशमुख। मान्यवर, हमारे देश के एक श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री, हम एक बोलते हैं ना कि हर एक व्यक्ति में कुछ व्यक्तित्व रहता है, वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक साहित्यिक थे, बाद में वो राजकीय व्यक्ति हो गए, लेकिन वो एक साहित्यिक कि जिन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर बहुत प्रेम किया, भाषा के ऊपर प्रेम किया, और उनकी ही सरकार के प्रस्ताव के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति नारायण जी ने आपको 2001 साल यानी आज से 25 साल पहले पद्म अलंकरण से आपको सम्मानित किया था। मुझे लगता है उस वक्त एक ऐसा दौर था कि बहुत सारे साहित्यिकों को सम्मानित किया जा रहा था। तो हमारा महाराष्ट्र का नाम
भारत गणतंत्र में उज्जवल करने वाले जो साहित्यिक है उसमें आप थे। हर एक प्रकार आपने साहित्य का योगदान दिया। कैसा अनुभव रहा? मैं नहीं लगता ये आप मुझे मेरी ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन एक बात सच है, वाजपेयी बीजेपी के थे और मैं हमेशा बीजेपी के खिलाफ लिखता था, लेकिन मैं वाजपेयी के खिलाफ नहीं था। वाजपेयी का वर्णन मैं करूं तो बीजेपी के अंदर जो नेहरूवियन लोग थे उसमें से वाजपेयी नेहरूवियन थे। जब उनको पूछा गया था कि आप फॉरेन मिनिस्टर बन गए, पहले वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो आपका फॉरेन पॉलिसी क्या रहेगा, तो उन्होंने कहा पंडित नेहरू ने जो फॉरेन पॉलिसी का ड्राफ्ट दिया है वही मैं चलाने वाला हूँ, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ये उनका जवाब था। बाद में ऐसा भी कहा गया कि वाजपेयी को सुनने के लिए पंडित नेहरू उत्सुक रहते थे पार्लियामेंट में, और पंडित नेहरू का एक तरफ से आशीर्वाद भी वाजपेयी साहब को मिला था। तीसरी बात, अभी आज का जो गाजा का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने तब कहा है कि पैलेस्टाइन को पूरा फ्रीडम होना चाहिए, पैलेस्टाइन को स्टेट बनना चाहिए, और इजराइल जो गाजा पे कब्जा कर रहा है तब वो इजराइल ने छोड़ देना चाहिए, आक्रमण है। अभी ये लाइन तो नेहरू जी की लाइन है, मोदी जी की लाइन ये नहीं है। मोदी जी तो पूरे इजराइल के सपोर्ट पे है, तो वो एक ही पार्टी के हैं, लेकिन एक ही उनका संस्कार नहीं है और एक ही उनकी पॉलिटिकल लाइफ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे जब दिया पद्मश्री, तो बहुत सारे लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि मैं इतना बीजेपी का क्रिटिक हूँ, फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट ने मुझे कैसे दिया पद्मश्री। लेकिन इसका कारण ये है कि वाजपेयी बहुत लिबरल थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा हूँ, उन्होंने इतना ही देखा कि मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं, मेरी कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर को भी देखना चाहिए, कैरेक्टर को देखते हैं। पद्मश्री जिनको है उनको कैरेक्टर देखी जाती है। और 12 करोड़ में एक व्यक्ति को पद्म अलंकरण मिलता है। कैसा अनुभव रहा था? क्योंकि एक सर्वोच्च क्षण रहता है ना कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि प्रधानमंत्री पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ वो देखने के लिए उपस्थित रहते हैं, तालियां बजाते हैं। तो उस वक्त एक हम बोलते हैं ना कि शुक्रगुजार तो नहीं बोल सकते, हम ऋणी किसको याद कर रहे थे? मामा को, माँ को, या आपके हर एक क्षेत्र में साहित्य में? माँ को और पत्नी को मेनली, क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो एक्चुअली साहित्यिक है। एक तरफ से वो लिखती रहती है, वो काम भी मेरे से ज्यादा करती है। वो स्त्री मुक्ति संगठना नाम की जो संगठना है उसका काम 50 वर्ष से ज्यादा कर रही है। और उन्होंने जो योगदान दिया है उसका संस्कार मेरे ऊपर इतना ज्यादा है जैसा मेरे माँ का है। तो मैं ये दो ही लेडीज को मेरा ये जो जीवन का सार्थक है उसका क्रेडिट दूंगा। यानी हमारा तो ये आज मराठी राजभाषा दिन के अवसर पर आज ये हम चित्रित कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द महिला दिवस भी है 8 मार्च को। तो मुझे लगता है कि जरूर ये दोनों स्त्रियों का, आपकी पत्नी सौभाग्यवती का नाम शारदा साठे वही नाम रखते हो। ओके, शारदा साठे। हाँ, वो तो पूरा हमारे महाराष्ट्र में जितने भी स्त्रियां हैं उनके लिए एक आदर्श है शारदा साठे जी। निश्चितच मान्यवर, जो आपने पत्रकारिता या साहित्य शुरू किया वो कम से कम मुझे लगता है बाढ़ मीन्स यहाँ पे मुझे मुझे माफ़ करिए लेकिन मराठी मेरा बहुत अच्छा है। तो बाढ़ यानी कम से कम एक 50 या 60 पेपर का एक गड्ढा। तो 50-60 पेपर्स पे लिखने के बाद एक आर्टिकल लिखा जाता था। अब यहाँ से लेके हमने इतनी प्रगति की है और उसमें बहुत सारा योगदान स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी का भी है, जिन्होंने कंप्यूटर हमारे भारत में लाया। तो ये जो एक हमारा पूरा का पूरा आपका जो एक साहित्यिक का काल है कि आज हम मोबाइल पे बोलते हैं तो वो पूरा का पूरा एडिट होके आता है, शुद्ध लेखन भी उसमें आता है, चैट जीपीटी और ये बाकी। आज आपको जो एक स्थिरता, सामर्थ्य, जो एक संयम था, आज कोई भी उठता है मोबाइल पत्रकार बनता। आपका 50 वर्ष ये साहित्य, पत्रकारिता, संपादकीय और सामाजिक, सांस्कृतिक और राज्यसभा जैसे विद्वत सभा में आप 6 साल थे। हमारे जो युवा पत्रकार है
बिना सोचे कुछ भी लिख देते हैं। मैंने वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिना सोचे व्यक्त होते हैं। आपके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति योगदान और मार्गदर्शन करें। नहीं, मैं ज़्यादा तो मार्गदर्शन नहीं करूँगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी लेखक, कोई भी पत्रकार, कोई भी साहित्यिक, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बहुत सारे बहुत बड़े पत्रकार होके गए हैं, साहित्यिक होके गए, तो पढ़ना चाहिए। विदाउट रीडिंग, पढ़ के बिना आप नहीं जा सकते इस फील्ड में। ये फील्ड ही ऐसा है कि उसकी एक बहुत बड़ी परंपरा है, कोई 1000 बरस की परंपरा है। वो परंपरा के आप प्रतिनिधि है आज के, तो आप पढ़ना चाहिए बाकी लेखकों ने क्या लिखा है, किस तरह लिखा है। उनकी कॉपी करने का सवाल नहीं आता है, लेकिन उनकी जो प्रतिभा है, वो प्रतिभा का अनुकरण करने के लिए पढ़ना चाहिए और बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए। लोगों को मिलने के बाद उनके कैरेक्टर में आप घुस सकते हैं और वो ही बात में साहित्य में आती है। हाँ। तो मुझे लिखा है लिखना, पढ़ना और लोगों को मिलना और पर्यटन करना देश भर, दुनिया भर, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है पत्रकारिता के लिए, नए लेखकों के लिए। और आपके जैसे अगर इस मुकाम पे, एक शिखर पे पहुंचना है, तो 2 टिप्स आप क्या देना चाहोगे? नहीं, मैं शिखर की बात ही नहीं करता हूँ। आप काम करते रहो, शिखर पे जाओगे तो नहीं जाओगे, वो बात अलग है। क्योंकि शिखर पे जाना, ये बहुत सारे अदर पॉइंट्स आर इन्वॉल्व। वो नहीं, आप अच्छी तरह इंटेग्रिटी से, पर्सनल ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, स्टाइल, कमिटमेंट, इसके ऊपर काम करो, बस उतना ही। ऑटोमेटिकली आप शिखर पे ही है। शिखर पे ही पहुंचेंगे। मान्यवर, मैं आज मराठी राजभाषा दिवस के उपलब्धि पे ये चित्रफित हम चित्रित कर रहे हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र विज्ञान परिषद के एक पवित्र वास्तु में, जिन्होंने बहुत सारे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस वास्तु ने राष्ट्र को दिए हैं, तो हम दोनों आज महाराष्ट्र भाषा दिवस के अवसर पर हमारे सभी हिंदी भाषिकों को मराठी भाषा दिवस की शुभकामना व्यक्त करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है एक मौसी है तो एक माँ है, ऐसा ही हमारा ये होना चाहिए। और महाराष्ट्र ऐसा है कि कोई भी भाषा वो सीख लेता है और मराठी भी सिखा देता है। तो एक बहुत आपका सभी दर्शकों का आभार। और मान्यवर, आपके जैसे एक साहित्य महर्षि को आज के दिवस पर हमें चित्रित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे सच में आपका नाम कुमार है, वो क्यों रखा, ये आज के भी आपके 80 साल के युवा आप हो, तो बहुत बहुत आभार। और हमारे भारत गणतंत्र के आप एक सुपूत हो, तो बहुत आभार आपका। सदैव धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।